हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं राजीव कुमार, सीआरसीसी मध्य विद्यालय बमहौर, मोहनिया, जिला कैमूर। आज हम लोग वर्ग 8 विषय गणित अध्याय 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग अपना किताब निकालते हैं और किताब को हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का अध्याय 3, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। हम लोग ज्यामितीय आकृतियों की समझ का हम लोग अध्ययन करें तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में जो जो तथ्य हैं, जो जो छोटे छोटे बिंदु हैं, सबसे पहले उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनः अपने प्रश्नावली पर आएंगे। अब हम लोग चलते हैं ज्यामितीय आकृतियां। अब हम लोग दिमाग में होगा कि ज्यामितीय आकृति क्या होता है। बच्चों, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं और सबसे पहले उनको स्लेट और पेंसिल जब पकड़ाया जाता है हाथ पर, उनके हाथ में, तो वो लोग स्लेट पे जो जो लाइनिंग खींचते हैं, जो जो वो लोग चिन्ह बनाते हैं, सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। लेकिन उनको तो समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो लोग सब ज्यामितीय आकृतियां ही बनाते हैं। अब उसी ज्यामितीय आकृति को हम लोग यहां पर समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुभुज, कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज जाने उसके पहले हम लोग एक चीज देखें। आप लोगों के सामने एक हम आकृति दिखा रहे हैं। ये देख रहे होंगे बच्चों आकृति। इस आकृति में ये हमारा 3 स्केच हो गया और एक आकृति ये भी देख रहे होंगे आप लोग। दोनों में क्या अंतर है, महसूस हो रहा है दोनों में क्या अंतर है? फिर से इसको हम लोग देखें थोड़ा सा। इस आकृति को देख लें और फिर एक बार इस आकृति को देख लें। हम लोग ध्यान दें, यहां पर एक हम लोग आकृति ए देख रहे हैं और एक हम लोग ये आकृति यह देख रहे हैं। दोनों आकृति में क्या अंतर होगा? दोनों आकृति देख रहे होंगे कि इस आकृति में अगर हम अंदर चले जाएंगे तो बाहर निकालने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, अर्थात हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इस आकृति में हम लोग देखें, ऊपर की तरफ आराम से हम लोग निकल सकते हैं। अर्थात एक आकृति हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चारों तरफ से ये बंद है, इसमें कहीं नहीं दरवाजा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बंद आकृति। और इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? खुली आकृति। एक हो गया हम लोगों का बंद आकृति और एक हो गया हम लोग खुली आकृति। तो बच्चे जब चिन्ह बनाते थे तो कोई कोई चिन्ह को क्या करते थे? चारों तरफ से घेर देते थे, बंद हो जाता था। और कोई कोई क्या होता था? खुला होता था। जो आकृति बंद होता है उसी को हम लोग कहते हैं बहुभुज। क्लियर हुआ? जो आकृति बंद होती है, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, जबकि इसको हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे। इसलिए क्यों नहीं कहेंगे इसको? क्योंकि इसकी आकृति क्या है? खुली है, और इसको हम लोग बोलेंगे खुली आकृति। अर्थात कह सकते हैं हम लोग रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। बच्चा जब छोटा था तो कोई आकृति खुला बनाता था, कोई आकृति बंद। उसको तो पता नहीं है कि खुला का क्या होता है, बंद का क्या होता है। लेकिन हम लोग अभी ये क्लियर हो लिए, जान लिए कि जो आकृति बंद होती है उसी को हम लोग कहते हैं बहुभुज। अब हम लोग देखते हैं कि जिसे हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है। एक खुली आकृति हो गया, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं खुली आकृति। यहां से कोई भाग सकता है, यहां से कोई निकल सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जब बंद आकृति को जब हम लोग बहुभुज कहेंगे तो एक देख रहे हैं हम लोग अलग अलग आकृतियां हैं, तो इसका कुछ नाम भी होगा, इसका कोई नामकरण भी होगा। तो हम लोग इसका जो नाम जो देते हैं, ये आकृति का हुआ, चाहे यह आकृति का हुआ, चाहे यह, जो हम लोग नाम देते हैं उसके हम लोग भुजा के आधार पर देते हैं। अर्थात भुजाओं का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। अर्थात अगर इस आकृति में हम लोग देखें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसका हम लोग नाम दे देंगे
त्रिभुज। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना, इसमें कितने स्केच पेन हैं? 3 स्केच पेन है ना, 1 स्केच पेन, 2 स्केच पेन और 3 स्केच पेन, अर्थात इसमें 3 स्केच पेन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। जिसमें 3 होगा उसमें त्रिभुज। आगे हम लोग देखें इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 है तो इसका नाम हो गया चतुर्भुज। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा है तो इसका नाम हो गया पंचभुज। अर्थात 6 होगा तो खष्टभुज हो जाएगा और 7 होगा तो सप्तभुज हो जाएगा। तो इस तरह से इन बहुभुजों का हम लोग नाम देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब नामकरण जब हो जाएगा तो इसमें हम लोग देख रहे थे भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भुजा का। इसमें जितना स्केच पेन लगा होगा वो उसको हम लोग भुजा कहेंगे। तो कितने स्केच पेन हैं? 1 2 3, अर्थात इसमें कितने भुजा हो गए? 3 भुजा हो गए। किसकी आकृति थी? हम लोग नामकरण अभी सीख लिए हैं। इसमें 1 2 3 भुजा के आधार पर इसका नाम भी दिए थे हम लोग त्रिभुज। और इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3, अर्थात इसको हम लोग इसमें कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 3 भुजाएं हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं शीर्ष की बात करते हैं। इस 3 स्केच पेन को हमको त्रिभुज बनाने के लिए इसमें कितनी सेलो टेप की जरूरत पड़ी? कितने सेलो टेप से हम लोग इसको लगाए हैं? 1 सेलो टेप लगा होगा, 2 सेलो टेप लगा होगा, तीसरा सेलो टेप लगा होगा। अर्थात जितने इसमें इस आकृति को बनाने में जितने सेलो टेप लगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। अर्थात 3 सेलो टेप लगा है तो इस आकृति का कितने शीर्ष हो गए? 3 हो गए। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों भुजा जहां आपस में जुड़ते हैं, दोनों भुजा जहां आपस में जुड़ेगा उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यहां पर जुड़ा है तो ये शीर्ष हो गया, यहां पर ए जुड़ा है तो ये शीर्ष हो गया, और यहां पर ये जुड़ा है तो ये शीर्ष हो गया। अर्थात दोनों भुजा जहां आपस में जुड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कोण। कोण की हम लोग बात करें तो दो जो एक, इसको हम लोग ध्यान से देखें, 2 रेखाएं हो गई इस तरह से, और इसके बीच जो गैप है, जो झुकाव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे इसका एक कोण हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा और यह कोण हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज में कितने कोण हो गए? 3 हो गए। अब इस एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये हो गया, और एक कोण हो गया। तो चतुर्भुज में कितने कोण हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अर्थात पंचभुज में कितने कोण हो जाएंगे? 5 कोण हो जाएंगे। अब कोण की जब जानकारी हो जाएगी तो कोण के बाद हम लोगों को देखते हैं कि एक होता है अंतः कोण और एक होता है बाह्य कोण। नाम से ही पता चल रहा है अंतः, जो आकृति के जो बहुभुज के अंदर में कोण बनेगा उसको बोलेंगे अंतः कोण, और जो बाहर में बनेगा उसको बोलेंगे बाह्य कोण। क्लियर होते हैं हम लोग? तो अगर हम लोग देखें यह जो कोण बना है वह अंदर में बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अंतः कोण। अब इसको हम लोग फिर एक बार ऐसे देखते हैं। अगर इस त्रिभुज में इस भुजा को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो बाहर में भी एक कोण बनता है, तो इसी को बाहर में यह कोण बन गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण। अर्थात बहुभुज के अंदर में जो कोण बनता है उसको अंतः कोण, और बहुभुज के जो बाहर में कोण बनता है उसको बाह्य कोण कहेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? बाह्य कोण हो गया। और एक क्या हो गया हम लोगों का? अंदर में बना है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? अंतः कोण हो गया। ये भी क्या हो गया? अंतः कोण हो गया। और इसी को अगर हम लोग ऐसे खींच देंगे और यहां पर अगर कोण बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे चलते हैं विकर्ण। अगर हम लोग विकर्ण की बात करें तो ये हम लोगों का आकृति जो देख रहे हैं वो पंचभुज है। अगर इसमें हम लोग बात करें कि कितने विकर्ण होंगे, तो विकर्ण में क्या करते हैं हम लोग? 2 शीर्षों को आपस में मिलाते हैं। 2 शीर्षों को आपस में मिलाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि क्या होगा? वो आसन्न नहीं होना चाहिए। आसन्न का मतलब होता है ठीक बगल का, आसन्न कोण का मतलब होता है ठीक बगल का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 2 भुजा को आपस में मिलाएंगे, बट ये देखना होगा कि बगल का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण।
क्या बोलेंगे उसको? विकर्ण। अर्थात दो शीर्ष को जो आसन्न नहीं हो अर्थात ठीक बगल का न हो को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग अगर पंचभुज में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस चीज को क्लियर करना, पंचभुज से पहले हम लोग वर्ग में देखते हैं। इसमें हम लोग देखें कितने विकर्ण होंगे। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो ए भुजा हो गई, तो ए भुजा हो गया तो आसन्न नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक बगल का नहीं, तो इसके बगल का यह और इसके बगल का यह, मतलब यह हो गया, तो इसको हम लोग यहां से मिला देंगे। अब यहां पर देखते हैं तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, अर्थात ये हो जाएगा। तो कितना हो गया हम लोगों का इसमें विकर्ण? 2 हो गया। अर्थात वर्ग में विकर्ण कितने हो जाएंगे? 2 विकर्ण होंगे। हम लोग पंचभुज में देखते हैं, पंचभुज में देखते हैं कितने विकर्ण होंगे। हम लोग ए से शुरू करते हैं, चलिए हम लोग ए से शुरू करते हैं। तो ए से जब हम लोग मिलाना शुरू करेंगे तो बी और सी ई को छोड़ देंगे क्योंकि यह बगल का कोण है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां से हम लोग 1 और यहां से मिला देंगे 2, अर्थात कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए। अब ए हो गया। अब हम लोग बी से चलते हैं। जब बी से हम लोग देखेंगे तो ए को छोड़ देंगे और सी, क्योंकि ये बगल का कोण है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहां से हम लोग मिलाते हैं ई और यहां से हम लोग मिलाते हैं डी, अर्थात बी से कितने कोण बन गए हम लोगों का? 2 बन गए। अब हम लोग चलते हैं सी से, सी से चलते हैं तो सी से इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, अर्थात सी से हम लोग क्या करेंगे? ए को मिलाएंगे, तो ए तो पहले ही में आ गया है। अब हम लोगों का क्या बच गया? ई मिल गया, यह बच गया है। तो ई सी से कितना कोण बन गया? 1 बन गया। अब हम लोग देखते हैं डी से कितना बनता है। तो डी है तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो यहां से यह बनेगा और यहां से यह बना, पहले से ही बन गया है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोगों का बच गया ई, ई से कितना बन रहा है? तो इसको छोड़ देंगे बगल वाले भुजा को और बगल वाले कोण को और यह बगल वाले कोण को, तो ई से हो जाएगा हमारा बी और ई से हो जाएगा हमारा सी। तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, अर्थात 0 हो जाएगा। अर्थ ए से बन गया 2, बी से बना 2, सी से बना 1, डी से 0 और ई से 0, अर्थात टोटल हमारा हो गया 2 2 4 1 5। अर्थात पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे हम लोगों का? 5 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 5 विकर्ण होंगे। अर्थात किसी भी बहुभुज में जब हम लोग विकर्ण देखेंगे तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाना है, बट ध्यान ये देना है कि बगल वाले अर्थात आसन्न कोण को छोड़कर, मतलब ठीक बगल वाले को छोड़कर हम लोग शीर्ष को मिलाएंगे। जैसे हम लोग यहां पर देखें तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। जैसे इस आकृति को हम लोग देखें तो जो भी वस्तु यदि बहुभुज के अंतर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अभ्यंतर, और जो बहुभुज के बाहर होगा उसको बोलेंगे हम लोग बहिर्भाग। क्लियर हुआ? जो आकृति की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हम लोग का बहुभुज, तो जो बहुभुज के अंदर होगा उसको बोलेंगे अभ्यंतर, और जो बहुभुज के बाहर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बहिर्भाग। जैसे अगर हम लोग कमल का जो फूल है इसको अगर हम लोग देखें, अगर कहें कि कमल का फूल अभ्यंतर में कितना है तो 3, अभ्यंतर में कितना है? 3, बहिर्भाग में कितना है? तो 2। तो ये हो गया हम लोगों का अभ्यंतर और बहिर्भाग। बहुभुज के अंदर वाले को हम लोग अभ्यंतर कहेंगे और बाहर वाले को हम लोग बहिर्भाग। अब हम लोग देखते हैं बहुभुज का प्रकार। बहुभुज के प्रकार में हम लोग देखेंगे उत्तल अवतल और हम लोग देखेंगे समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल और अवतल का। ये भी एक बहुभुज है और ये भी एक बहुभुज है। तो जिस बहुभुज का विकर्ण जो है अंदर में हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं इसके जितने भी विकर्ण हैं 1 2 3 4 5, जो भी इसके विकर्ण हैं सब क्या हैं? अंदर में हैं। और इसके विकर्ण अवतल, इसका विकर्ण जो हम लोग देख रहे हैं इसी एक विकर्ण है जो कि क्या है? बाहर में है। तो जो विकर्ण अंदर में होगा उसे उत्तल कहेंगे और जो विकर्ण बाहर में होगा उसे हम लोग अवतल कहेंगे। अर्थात जो जिस बहुभुज का विकर्ण बहुभुज के अंदर हो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे, और जिस विकर्ण का बहुभुज बाहर में हो उसे हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं
विषम बहुभुज और समबाहुभुज। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समबाहुभुज का। तो जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह समबाहुभुज कहलाता है। अर्थात हम लोग एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे कोण हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। अब जो ये भुजाएं हैं वो तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। मतलब तीनों भुजा समान माप का है और तीनों कोण भी क्या है, समान माप का है। अगर हम लोग इसमें देखें, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें तीनों स्केच की जो लंबाई है समान है और त्रिभुज है, तो तीनों कोण इसके क्या हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। इसलिए इस आकृति को हम लोग समबाहुभुज कहेंगे। और जिसका अलग अलग हो, भुजा भी अलग अलग हो और कोण भी अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। अर्थात क्लियर हो गया अब कि जिस बहुभुज का सभी भुजाएं एवं सभी कोण माप में बराबर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे समबाहुभुज, और जिसका कोण और भुजा माप में अलग अलग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे विषम बहुभुज। अब अध्याय के बाकी तथ्यों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।